गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ऑन इक्वालिटी तकरीबन अपना आधा कंप्लीट हो चुका है। आज हमको स्टार्ट करना है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय संविधान में किस तरह की समानता के बारे में विवरण दिया गया है, किस तरह से बताया गया है, उसके बारे में। The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, education, and economic backgrounds, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier no law existed to protect people from discriminations and ill treatment, now there are several that works to see that people are treated with dignity and as equal. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान सभी को एक नज़रिए से देखता है, सभी को एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पे देखता है। सभी लोग एक समान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो मेल है या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी को फॉलो करता है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसी भी धर्म को फॉलो करता है, किसी भी ट्राइब का है, उसकी शिक्षा किस स्तर की है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, या एकदम अनपढ़ है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कैसी है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कैसा है, वो बहुत अमीर है, गरीब है, मिडिल कास्ट का है, तो ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती हैं कि आप बिल्कुल समान हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके बिहाफ पे आपको जज नहीं किया जाता है। आप सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक समान है, एज इक्वल हैं। ये चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ लॉ लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी से या हमारे समाज से सभी लोग इक्वल हैं या असमानता बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है, इनइक्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हम कई जगह पे इनइक्वालिटी वाला जो सीन है वो हम आज भी देख सकते हैं। आप अपने आसपास भी इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि इसके लिए आपका इनइक्वालिटी के लिए कोई लॉ नहीं था। संविधान में कोई पहले ऐसा कोई संविधान नहीं था। देश आज़ाद होने से पहले उस टाइम पर अंग्रेज़ों का शासन था, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद से जब हम लोगों ने खुद ने अपना संविधान बनाया, तो उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि इस देश में अगर कॉन्फ्लिक्ट से बचना है या जातिगत दंगों से बचना है या फिर किसी भी ऐसे गृहयुद्ध की तरफ नहीं बढ़ना है कि देश टूट जाए या फिर देश की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति, कल्चरल इवेंट्स आपके खतरे में पड़ जाएं, तो इसके लिए हमें सभी लोगों को एक समान दर्जा देना ज़रूरी है। जो पिछड़े हैं उन्हें आगे लाने के लिए कुछ लॉज बनाए गए, जो जिनके ऊपर अत्याचार हुए या फिर जिन्हें डिस्क्रिमिनेशंस के तौर पे देखा जाता था, उनके लिए भी अलग अलग लॉज बनाए गए। तो ऐसे करते करते कि सभी का सम्मान बना रहे, सभी की डिग्निटी मेंटेन रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, तो कानून में सभी को एज इक्वल लॉ बना के माना गया कि सभी लोग इक्वल हैं। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. What this means is that every person, from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. Second, no persons can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, markets. All persons can use publicly available wells, roads, and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इक्वलिटी के आपके
इक्वलिटी के जो पॉइंट्स हैं, समानता का जो सिद्धांत है, उसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला ये है कि इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता एक डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, उसको एक ही नज़र से देखा जाएगा। सबके लिए एक ही नियम है, सबके लिए एक ही लॉ है, और उन सभी लॉज को सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के लिए 2 वोट निर्धारित किए गए हैं या उसके लिए कुछ अलग से सुविधाएं रखी गई हैं। एक नॉर्मल इंसान के तौर पे सभी को उसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से प्रेसिडेंट को देखा जा रहा है या आपको देखा जा रहा है। ठीक है, उसकी पोजीशंस की बात अलग है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि प्रेसिडेंट को सर पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन मिलता है, हमको नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो पोजीशन आपको कमानी पड़ती है। ठीक है, सेकंड है आपका, कोई भी व्यक्ति इस बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वो किस कम्युनिटी का है, वो कहाँ उसका जन्म हुआ था, या फिर वो मेल है फीमेल है। इस बिहाफ पे किसी को भी अलग नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। सभी को एक ही हिसाब से रखा जाएगा, सभी के ऊपर एक नियम लागू होंगे, सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम निकली है तो वो आपको नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएगी, बशर्ते वो आप उस, जैसे कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं और उनको मुख्य धारा में लाना ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड है आपका, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, वो ST SC हो, वो OBC हो, या फिर कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी भी बेस का हो, लड़का हो लड़की हो, उसे कुछ भी एक्सेस करने के लिए अलाउंस मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको होटल्स में नहीं जाने दिया जाएगा, आप बौद्ध हैं तो आपको प्ले ग्राउंड्स में नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पे किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने जिस जगह पे अलाउ किया है कि हाँ आप इस जगह पे जा सकते हैं, तो उस जगह पे आप जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर के सामने खड़े हो जाए फिर हल्ला करना स्टार्ट कर दें कि भाई वो फलाने का घर है और मुझको जाने नहीं दिया जा रहा है और ये मेरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ऐसा नहीं होता है। उसके कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, जैसे आपका जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो खेल का मैदान हो, आपके आसपास जो भी खेल के मैदान होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जा सकते हैं वहाँ पे, तो आप बिल्कुल अलाउड हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। होटल्स हैं, मान के चलिए कोई होटल है और पब्लिक होटल है, तो आपको वो इस बेस पे नहीं रोक सकता है कि आप किसी और धर्म के हैं, या फिर आप सिख हैं, या फिर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। इस बेस पे आपको वहाँ पे अंदर जाने से नहीं रोका जा सकता है। कोई ऐसे ही शॉप है, कोई ऐसा मार्केट है, तो उसमें भी आपका किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपका होता है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, ऑल पर्सन्स कैन पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपका घाट है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। कोई भी आपका कुआं है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं पानी के लिए, है ना। अब किसी घर के अंदर का कुआं है, उस पर आप जाके घुस के पानी नहीं पी सकते हैं। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी में है, वो पब्लिकली ओपन है, तो आपको किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, फोर्थ है आपका, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो आपका छुआछूत का जो सिस्टम है कि वो किसी और जाति का है, वो निचली जाति का है, वो दलित है, बैकवर्ड है, उसको छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ख़त्म कर दिया गया है। अगर इस तरह से आपके साथ कोई बिहेवियर करता है, तो फिर आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or scheme to help disadvantaged
communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to provide the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunities for people who have not had this in the past. गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका इक्वलिटी है उसको, इक्वलिटी की जो अपॉर्चुनिटी है, जो समानता का अधिकार है, उसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, दो तरीके से उसको लागू किया है. पहला है आपका लॉज बनाना संसद में और उसे इम्प्लीमेंट करना सभी के ऊपर. दूसरा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनके द्वारा जो सुविधाहीन समाज है, जिनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए ये स्कीम्स बनाना है ना. जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी स्कीम्स आपकी जो पिछड़ा समाज होता है, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, जो ST SC OBC वाले होते हैं, उनके लिए कुछ स्कीम्स ज़्यादा निकलती हैं. इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी मुख्य धारा में पीछे हैं, वो आपसे कंधा से कंधा मिला के नहीं चल पा रहे हैं. इसके लिए थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा सहायता दी जाती है कि वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें, सभी लोग एक समान इक्वलिटी के साथ जी सकें, है ना. भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारों की रक्षा करते हैं. कानून के साथ साथ गवर्नमेंट ने उन कम्युनिटीज़ जिनके साथ कई सेंचुरीज़ के साथ बहुत पहले से इनइक्वलिटी का बिहेवियर किया जा रहा था, असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, उनकी लाइफ्स को सुधारने के लिए बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई थी. ये सारी जो स्कीम्स हैं वो ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाती हैं कि जिन लोगों को पहले के टाइम पे ये सारी सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, वो चीज़ें अब इनको दे दी जाएं, है ना. जैसे जिनके ऊपर कई सारी ऐसे ट्राइब्स हैं, जैसे मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में ही आपकी कई ऐसी ट्राइब्स हैं. आप भील देख लीजिए, गोंड देख लीजिए, सहारिया देख लीजिए, बैगा जनजाति देख लीजिए. ये जो ट्राइब्स हैं इनकी स्थिति बहुत बेकार है. एजुकेशन सिस्टम इनके पास नहीं है, ये एजुकेटेड नहीं है, इनके पास कोई बहुत इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना. इनके पास ज़िंदगी जीने के लिए बेसिक नीड्स नहीं है, जिसको हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, ये उनके लिए भी जूझते रहते हैं. तो ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं हैं. हमारे और आपके पास तो हैं. हम शहर में रहते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हैं, हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हम रुपए पैसे कमाने में सक्षम हैं, लेकिन वो अभी भी बैकग्राउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़े समाज में रहते हैं. तो गवर्नमेंट उनके लिए एक अलग सी स्कीम निकालती है, अलग से योजनाएं बनती हैं. जब भी आपका 5 ईयर प्लान बनता है तो उसमें ये सारी योजनाएं बनती हैं, या फिर अलग से गवर्नमेंट समय समय पे जब भी उसको लगता है कि हाँ अब ये सारी चीज़ें इनके लिए करनी चाहिए, तो वो अलग अलग प्लान्स बना के उन पे इम्प्लीमेंट करती हैं, जिससे कि वो भी बाकी समाज के साथ में सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएँ और सही तरीके से उनके साथ भी जुड़ पाएँ. ओके, आगे बढ़ते हैं. One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. Teachers reported that earlier children would often to go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste. This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in the school eat this meal together, and in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps
reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छा कदम उठाया था मिड डे मील का। मिड डे मील का स्टेप आपका 2001 में लगभग 2001 में स्टार्ट हुआ था। मिड डे मील भी प्रोग्राम में सीन ये होता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाएगा, है ना। जिससे कि होता ये था कि जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं भी थे या फिर जो बच्चे पढ़ना भी चाहते थे, उन दोनों के लिए फ़ायदा था। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उनके लिए अच्छा था कि भले घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो घर स्कूल में खाना मिल जाता था, वो अच्छा था। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे वो भी खाने के लालच में स्कूल तक आ जाते थे। हम कहते खाने के लालच में स्कूल आए, क्लास में अगर आप 4 क्लासेस अटेंड किए तो कुछ तो आपको बनेगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु स्टेट में। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी स्टेट्स थे सभी से कहा कि आप अपने अपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करिए और 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करिए। तो जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्कूल्स थे, इस प्रोग्राम के बाद उसमें एडमिशन्स आपके ज़्यादा हो गए, बच्चों की अटेंडेंस ज़्यादा हो गई। क्योंकि पहले सीन ये था कि दोपहर तक बच्चे पढ़ाई किए, जितनी भी देर स्कूल उनका लगता था, एक टाइम तक पढ़ाई की, उसके बाद जब घर गए खाना खाने के लिए तो वो दोबारा लौटे ही नहीं। तो इससे उनकी पढ़ाई पे भी असर हुआ। तो धीरे धीरे हर एक स्टेट को एजुकेटेड बनाना है, हर एक बच्चे को शिक्षा देना गवर्नमेंट का काम है, निःशुल्क शिक्षा देना गवर्नमेंट का काम है। तो इससे उनके प्रोग्राम में भी बाधा पड़ रही थी। तो जब ये प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया तो इसका देखिए कई तरीके से फ़ायदा हुआ। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती थी, तो वो 2 माता पिता तो काम करते ही थे, वो अपने छोटे से बच्चे को भी काम पे लगा देते थे, जिससे उसकी पढ़ाई रुक जाती थी। वो अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चल के वो एक बेहतर भविष्य की तरफ नहीं जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने किया ये कि भाई देखो, सारा काम तो पेट के खाने के लिए है, सारा काम तो भूख ख़त्म करने के लिए है, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई बच्चे खाने की व्यवस्था हम करा देते हैं, स्कूल आप भेज दीजिए। तो इस तरह से जितने भी स्कूल्स में जो गरीब बच्चे थे उनका इनरोलमेंट आपका ज़्यादा बढ़ने लगा, अटेंडेंस उसकी ज़्यादा बढ़ने लगी। इससे आपका एक गवर्नमेंट ने इक्वलिटी का ही प्रोग्राम देखा कि जितने भी बच्चे थे अदर कास्ट के थे, अलग अलग धर्म जाति को फॉलो करने वाले थे, और वो सभी एक ही साथ बैठ के खाना खाते थे, एक ही साथ बैठ के खेलते थे, पढ़ते थे। तो इन सारी चीज़ों से भी जो आपकी इनइक्वालिटी वाला सीन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। जब सारे बच्चे एक साथ रह के खाना खाते थे तो वहाँ पे इनइक्वालिटी वाला कोई सवाल ही नहीं उठता था। साथ में कुछ लोगों को ये भी मानना है कि जो निचले जात के लोग होते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, हम उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मिड डे मील के प्रोग्राम में जो खाना बनता है और जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनमें से कई लोग आपके जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके द्वारा खाना बनाया जाता है। तो उनको रोज़गार भी मिलता है, साथ में आपका एक इक्वलिटी का सीन भी आगे बढ़ता है। ओके, दलित वुमेन्स जो हैं वो यहाँ पे खाना बनाने का काम पा जाती हैं। साथ में एक चीज़ ये भी हुई कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उन्हें खाने पीने की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती है, तो गवर्नमेंट ये काम करती है कि आप स्कूल आइए, पढ़िए। और जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, कि भूख की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे अपनी पढ़ाई की तरफ, तो गवर्नमेंट ने उनका भी व्यवस्था कर दी कि आप खाइए और यहाँ पे पढ़िए। तो ये रोल था आपका मिड डे मील का। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children, like Om Prakash Valmiki, are discriminated against and treated unequally. These children are forced into an equal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it.
गवर्नमेंट ने इक्वलिटी के ऊपर बहुत काम किया है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो अनइक्वल ट्रीट किए जाते हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ने निकाली है, बहुत सारी दी है। लेकिन अभी भी इस देश में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि मिड डे मील के द्वारा तो बहुत सारे बच्चों का इनरोलमेंट आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में करा दिया, लेकिन अभी भी इस देश में वो स्कूल्स भी हैं जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और वो स्कूल्स भी हैं जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, स्कूल्स में बहुत सारे अंतर हैं। आज भी इस देश में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों के साथ में, जो दलित हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उन्हें आज भी भेदभाव की नज़र से देखा जाता है, आज भी उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी अनइक्वल सिचुएशन पे ढकेला जाता है। रीज़न ये है कि देखिए, कानून आज भी बना हुआ है, आज भी कानून बना हुआ है कि लॉज लगे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें कही गई हैं कि आप किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग आज भी जो पिछड़े समाज के लोग होते हैं उन्हें आज भी भेदभाव की नज़र से देखते हैं। उन्हें अपने समान या अपनी समानता या अपने कंधे के बराबर नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है कि लोग एजुकेटेड हों, सभी को शिक्षा सही तरीके से मिले और उसका सही तरीके से उपयोग करें। लोगों की मेंटालिटी सही होगी तो ये सारी सिचुएशन आपकी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly, even though persons are aware that discrimination is against the law. They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. अनइक्वलिटी का एक मेन रीज़न ये भी है कि आपका जो व्यवहार है किसी भी चीज़ को देखने का, आप बहुत पहले से काफ़ी समय से इस असमानता को आप देखते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं। उस टाइम पे ऐसे कोई ऐसे अवेयरनेस वाले प्रोग्राम नहीं चलाए जाते थे कि भाई इस व्यक्ति को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए या इस पूरी कास्ट को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। तो एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, ये जो वर्ड है आपका, ये जो सेंटेंस है, मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को चेंज होने में, आपके व्यवहार को चेंज होने में समय लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी का समय लगता है, कई वर्षों का समय लगता है। जब एक नई पीढ़ी आती है, फिर वो बुक्स में सारी चीज़ें पढ़ती है, फिर वो रिकॉग्नाइज़ करती है, तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस चीज़ को टाइम लगना लाजमी भी है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग होते हैं। आप एक डिक्टेटरशिप के तौर पे किसी को तत्काल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों में समय लगता है। लोग ये जानते भी हैं कि भेदभाव करना ठीक चीज़ नहीं है और वो कानून के ख़िलाफ़ है। फिर भी इस देश में क्या, हर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, हर एक देश में, पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं पे हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, हम किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे एकदम इक्वलिटी है, सभी लोग एक समान हैं, सभी के साथ एक तरह का व्यवहार होता है। आप किसी देश की भी हिस्ट्री उठा के देखिए, आप किसी भी देश का करंट अफेयर उठा के देखिए, करंट सिचुएशन देखिए, आपको ये सारी चीज़ें न्यूज़ पे मिल ही जाएंगी कि किसी न किसी के साथ, किसी न किसी बेस पे, चाहे वो कलर हो, चाहे वो जाति धर्म के हिसाब से हो, चाहे वो कम्युनिटी के हिसाब से हो, आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी इसके पीछे वैलिड रीज़न होता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी वैलिड रीज़न होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें पूर्वाग्रह के तौर पे भी देखा जाता है। तो लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन आपका लॉ के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बाद भी लोग कई सारी चीज़ों पे भेदभाव करते हैं, चाहे वो धर्म के हिसाब से हो, कास्ट के हिसाब से हो, आपके मेल फीमेल के हिसाब से हो, डिसेबिलिटी के हिसाब से हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, आपको उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आज के टाइम पे इसको बदलना तभी संभव है जब लोग
ये विश्वास करने लगे कि कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, सभी लोग एक बराबर हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके का व्यवहार पाने का अधिकार है, सभी को अपनी डिग्निटी मेंटेन करने का अधिकार है, और चाहिए कि सभी लोग एक दूसरे का सही तरीके से सम्मान करें, उनका सहयोग करें। आप इस बुक में इसके बारे में अभी और आगे पढ़ेंगे। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. So, for example, in the United States of America, the African American whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wishes to sit. इसमें यही कहा जा रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में आपका 100% इक्वलिटी नहीं है। इवन सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं है, हम धीरे धीरे यहाँ पे भी बहुत आगे आ चुके हैं। एजुकेशन के थ्रू, लोगों की गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू हम इंडिया में भी काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन पे अपनी पकड़ बना चुके हैं कि अब इस देश में उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप अपने आसपास अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं या आप अपने स्कूल पे ही देख लीजिए, आप ड्रीम सैली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। आप एज अ वुमेन है, आपके बहुत सारी ऐसी टीचर्स मिल जाएंगी जो एज अ वुमेन है। इवन वुमेंस की स्ट्रेंथ अपने स्कूल पे ज़्यादा है ना। आप अगर एज अ स्टूडेंट हैं, आप अपनी क्लास पे या फिर आप जहाँ पे पानी पीने जाते हैं या आप जहाँ खाना खाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। पानी पीने के लिए जो लगा हुआ है वहाँ पे भी सभी लोग एक साथ पानी पीने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और कास्ट के लिए अलग लगा हो या किसी और जाति के लिए अलग लगा हो। तो अपने आसपास भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम 100% इक्वली ट्रीट नहीं किए जाते हैं इस देश में भी और अलग अलग कंट्रीज़ में भी। अलग अलग कंट्रीज़ में भी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसका एक उदाहरण दिया गया है आपका अमेरिका का, जहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको वहाँ पे लाया गया था जब कॉलोनियल वाला सिस्टम होता था, जब वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। तो उस टाइम पे अफ्रीका से जो काम करने वाले लोग होते थे उन्हें उठा के लेके आया जाता था अमेरिका कॉन्टिनेंट में और वहाँ पर उन्हें एज अ स्लेव यूज़ किया जाता था। कई वर्षों तक चला। फिर जो लोग अफ्रीका के थे वो अमेरिका में ही बस गए, उनके साथ आने वाले टाइम पे भी इक्वल बिहेवियर नहीं रखा जाता था, क्योंकि हमने बताया ना कि एटीट्यूड्स आपके जो चेंज होते हैं वो उनका थोड़ा स्लो टाइम होता है। एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। तो अमेरिकन्स ने हमेशा से यही देखा था कि जो अफ्रीकन होते हैं वो एक स्लेव्स की तरह ही यूज़ किए जाने चाहिए और उसी तरह से काम करते हैं। तो उनकी मेंटालिटी उस तरह की हो गई थी। वो उन्हें एक इंसान के तौर पे पहचान नहीं पा रहे थे, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे या पहचानना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ यही था कि वो एक स्लेव की तरह काम करना चाहते हैं या उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। धीरे धीरे जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो 1950s में आपका इक्वल राइट्स के लिए कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी अफ्रीकन अमेरिकन इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, एक तो अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन्स रहते हैं, एक उनकी मूल जाति हो गई। अलग अलग देश से, जैसे मान के चलिए इंडिया से अगर कोई अमेरिका में जाके बस जाता है और वहाँ की उसे सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाएगा। इसी तरह से कोई जापानीज़ है तो उसे जापानीज़ अमेरिकन कहा जाएगा, कोई चाइना का है तो उसे चाइनीज़ अमेरिकन कहा जाएगा। तो जो अफ्रीका के थे उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। क्लियर?
तो अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए 1950s में आपका इक्वल राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, मूवमेंट वगैरह हुआ था। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधर भी रही है, लेकिन उस टाइम पे उनकी कंडीशन ऐसी थी कि अगर एक एग्जांपल दिया गया, अगर वो बस में जा रहे हैं तो उन्हें सबसे पीछे वाली सीट में बैठना पड़ता था। वो फ्रंट सीट पे आके अपना जगह नहीं बना सकते थे, उन्हें सबसे पीछे जाके बैठना पड़ता था। और अगर पूरी बस अगर भर जाती है, कोई वाइट मैन का मतलब है कि कोई ओरिजिनल अमेरिकन, अगर उसे बैठना है और सीट खाली नहीं है तो वो उस अफ्रीकन अमेरिकन को उठा के उसकी सीट पे बैठ सकता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है किस तरह से उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, अभी अमेरिका की सत्ता चेंज हो गई है, फिलहाल अभी प्रेसिडेंट जो बाइडन है, और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी आपका एक सीन ऐसा हुआ था कि पुलिस के द्वारा एक अफ्रीकन अमेरिकन को बीच सड़क पे उसके गले पे पैर रख के उसको मार दिया गया था। अरेस्ट करने की बात चल रही थी और वो उसके गले पे पैर रख के उसे नीचे दबा के रखे थे और वो बार बार कह रहा था कि आई कांट ब्रीथ एंड देन ही डेड। तो ये भी एक अनइक्वालिटी का उदाहरण है कि वहाँ पे लोग अफ्रीकन अमेरिकन्स को किस नज़र से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं, लेकिन समय लगता है उसके लिए। रोज़ा पार्क्स was the African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on December 1st, 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated. उन्होंने अपनी सीट एक अमेरिकन को देने से मना कर दी थी। ये उसकी एक फ़ोटो है, दिसंबर 1, 1955 की बात है कि अफ्रीकन्स को पीछे बैठना पड़ता था, सबसे पीछे, और उन्होंने अपनी सीट एक अमेरिकन को देने से मना कर दी और आगे बैठी हैं रोज़ा, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन है, और पीछे आपका अमेरिका का एक मूल निवासी बैठा हुआ है ना। ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट्स। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोविडेटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools especially set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities, and poorly qualified teachers are compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private schools. डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता था उसके बारे में बताया जा रहा है। रोज़ा पार्क्स 1955 की बात है। वो अपने एक काम से लौट रही थी और पूरे दिन की थका देने वाली नौकरी के बाद उन्होंने, जब वो बस में ट्रैवल कर रही थी, तो उन्होंने एक अमेरिकन के लिए अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया कि भाई हमेशा ऐसे होता चला आ रहा है, आज हम आगे ही बैठेंगे, आपको आज पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो उस दिन से आपका एक सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अफ्रीकी अमेरिकन्स के साथ जो असमानता का व्यवहार किया जाता था उसके लिए सिविल राइट मूवमेंट आपका स्टार्ट हो गया। और इसके बाद 1964 में जब ये लोग कामयाब हुए तो जो सिटीजनशिप एक्ट था उसमें कई सारी चीज़ों का बदलाव किया गया अमेरिका में कि आपको आपके धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, या आप किस नेशन से बिलोंग करते हैं, आप किस देश से बिलोंग करते हैं, आपको उसके हिसाब से एक अलग नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, आपको भेदभाव के नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने रोल ये किया कि जितने भी स्कूल्स हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए भी ओपन कर दिए गए कि आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे बाकी सारे लोग एडमिशन ले पाते हैं। उसके बाद भी ये स्थिति है कि आज के जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनकी कोई इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। आज भी उन्हें किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पे सुविधाएं बहुत कम हैं और जहाँ की जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं। वहीं जो मूल अमेरिकन हैं, जो मेन अमेरिकन्स हैं, उनके लिए
किसी भी प्राइवेट स्कूल को एक्सेस कर पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिली हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में हुआ था, जिन्हें बहुत इस तरह से भेदभाव किया गया कि वो अपनी दैनिक स्थिति को भी बहुत बेहतर नहीं कर पाए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। और अमेरिकन के लिए ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छी कंडीशन पे हैं। तो ये आपका बताया गया है कि सिर्फ इंडिया में आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, आपका अमेरिका में भी ये सीन आपको देखने को मिल जाएगा। Except from Article 15 of the Indian Constitution, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, इन सारी चीज़ों पे किसी प्रकार का जो भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। जो एक स्टेट है, जो एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी भी नागरिक को उसके धर्म, उसकी जाति, उसके मेल और फीमेल होने के हिसाब पे उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। नोट सिटीजन्स सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट ऑन एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, restrictions or conditions with regard to access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainments, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or party out of state funds or dedicated to the use of general public। तो ये आपको इन सारी बेसिस के हिसाब से, आपकी जाति के हैं, कास्ट के हैं, इन सारी चीज़ों के बेस पे आपको किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का एक्सेस करने से या वहाँ पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. किसी भी देश को पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है। उसमें किसी न किसी कम्युनिटी के साथ, किसी बैकवर्ड क्लास के साथ कभी ना कभी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। साथ में ज़रूरी नहीं है कि आपका कास्ट फैक्टर या रिलीजन फैक्टर भी डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से देखा जाए। आप जिस जगह पे काम करते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से भी आपको जज किया जाता है, आपको आपके एजुकेशंस के हिसाब से भी जज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक चैलेंज है कि इनको कैसे सुधारा जाए डेमोक्रेसी में। धीरे धीरे आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। पहले इन सारी जब लॉज नहीं बने थे या फिर जब लॉज बने भी थे तब भी बहुत सारी इसमें समस्याएं थी, और आज उन लॉज के होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस डिस्क्रिमिनेशन वाले सिस्टम पे, कि आज लोग थोड़ा सा कम भेदभाव रखते हैं किसी और जाति या अलग अलग लोगों के प्रति। तो हमेशा कोशिश यही करनी है कि आप एक बेहतर इंसान बने और कोशिश करें कि आप किसी और के साथ भेदभाव ना करें। आप उसे एक इंसान के तौर पे देखें कि आप अगर सम्मानित हैं, आपकी नज़रों में आपका खुद का सम्मान है, लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखें, तो ज़रूरी है कि आप भी किसी और को सम्मान की नज़रों से देखें। आप उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बनाए रखें, आप उसकी डिग्निटी को चैलेंज नहीं करें और उसके साथ भी वही व्यवहार रखें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ वैसा व्यवहार हो, है ना। तो कोशिश करिए इस चीज़ के लिए।